अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी और मैं मौजूद हूँ शिफा अशरफ फ्राई में। तो आज जो है हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है हमारी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, उसके हम सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड चैप्टर को आज हम जो है वो लाइन बाय लाइन थॉरली रीड करेंगे और उसके बाद जो है इसी चैप्टर्स का जो है मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ जो है जनरेट किया है। ठीक है, उसको आप लोगों को जो है वो आप लोग उस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उस क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए जो कोड होगा वो मैं इस वीडियो में डालूंगी। उस कोड के बगैर जो है आप लोगों का वो एंट्री टेस्ट जो टेस्ट क्विज़ टेस्ट है वो आप लोगों का सबमिट नहीं होगा। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम जो है उन सब टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि जो है वो कोई भी पॉइंट जो है वो मिस आउट ना हो। सबसे फर्स्ट चैप्टर को हम पिछली वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, और उसका टेस्ट भी जो है वो मैंने कोड के साथ जो है लिंक रख दिया है, वो आप लोग जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों का स्कोर भी आप लोगों को अपीयर हो जाएगा। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कितनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में है आज शायद जो है हम कंप्लीट ना कर सकें पूरी, तो इसको मैं दो पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करूँगी इस एंजाइम चैप्टर के टॉपिक्स को। ठीक है, स्टार्टिंग के पहले हम जो है एंजाइम स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम इनहिबिशन और एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसका जो है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को क्विज जो है वो मैंने दोनों कोड के बगैर इस वीडियो का भी कोड होगा, और इसके बाद जो एंजाइम चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो होगी उसका भी कोड होगा। उस दोनों कोड को आप लोगों को जो है उस गूगल क्विज में जो है वो आप लोगों को डालना होगा। उसके बाद आप लोगों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप लोगों का जो है वो क्विज सबमिट होगा। ठीक है, और जो है ये जो मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रही हूँ इसलिए क्योंकि जो है मैंने बहुत सारे क्रैश कोर्सेज वगैरह करवाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की 100% प्रिपरेशन जो है ऐसे नहीं हो सकती कि कुछ एमसीक्यूज कर लिए और किसी भी एंट्री टेस्ट को आप लोग जो है वो क्लियर कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें जो है थॉरली स्पेशली बायोलॉजी के लिए जो है थॉरली लाइन बाय लाइन जो है बुक रीड करनी पड़ेगी। और उसके बाद इसलिए रखा है तो ताकि जो है आप लोग जो है क्या करेंगे, सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ़ौरन से जो है सिर्फ अपना टेस्ट दे देंगे, लेकिन फिर टेस्ट में स्कोर उनका कम होगा और जो है वो क्विज़ भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसा ना करें, पहले जो है तो आप लोग या फिर खुद से रीड करें। अगर खुद से समझ नहीं आ रहा तो मैं इस वीडियो में सिर्फ थॉरली रीड नहीं करवाऊंगी, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करूंगी जिससे आप लोगों को जो है आइडिया होगा कि एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे और किस तरह से आते हैं। ठीक है, और फिर जो है आप लोग एमसीक्यूज़ का क्विज़ को अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कहाँ फॉल कर रहे हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ है। ठीक है, ये किसी भी एंट्री टेस्ट चाहे जिनास, डाओ, एसआईयूटी या कोई भी टेस्ट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके लिए जो है ये प्रिपरेशन हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, मैं एडिट मोड में चली जाती हूँ ताकि जो है वो हम हाईलाइट भी करते रहें साथ साथ। कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर एनाबॉलिज्म भी आ जाता है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब कंस्ट्रक्शन की तरह होता है। ठीक है, लेकिन कैटाबॉलिक का मतलब होता है उसकी ब्रेक डाउन, उसको तोड़ना। ठीक है, तो ये दोनों तरह के रिएक्शन जो है बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। दिस इन टर्न इंडिपेंडेंट अपॉन कैटालाइटिकल मॉलिक्यूल कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, तो कैटालाइटिक मॉलिक्यूल क्या होता है? This in turn is dependent upon the catalytical molecule। अच्छा, इस रिएक्शंस जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उसको कैटलाइज मतलब उसको करवा कौन रहा होता है, जो है मॉलिक्यूल करवा रहा होता है, उसको हम कहते हैं एंजाइम। मतलब कैटालाइटिकल मॉलिक्यूल कौन हुआ? एंजाइम हुआ। ठीक है, एंजाइम क्या करवा रहा होता है? वो रिएक्शंस करवा रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है इस रिएक्शंस को जल्दी होने में। ठीक है, विदाउट एंजाइम अगर हम देखें द डायनामिक स्टेडी स्टेट ऑफ द सेल वुड cease टू एग्जिस्ट। ठीक है, life is a mesh work involving perfect coordination of vast majority of chemical relations. Some of these relations result in synthesis large molecule, other in cleaving large molecule, and still other either utilize energy or liberate energy। ये समझ लें इसका मतलब क्या है।
सिंपल ये है कि एंजाइम जो है ना वो कैटालाइटिकल मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हो रही होती है फास्टली। ठीक है, विदाउट अगर एंजाइम ना हो तो फॉर एग्जांपल सपोज किसी रिएक्शन को होने के लिए जो है 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, विदाउट एंजाइम। वही अगर एंजाइम अगर मौजूद होगा तो वो उस रिएक्शन को फास्ट करवा देगा। ठीक है, फास्ट कैसे करवाएगा? उसको फास्ट करवा देगी, लाइक वो 24 घंटों में हो रहा था तो अब वो 2 घंटों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एंजाइम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब इसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारे पास द बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैटल मतलब रिएक्शंस तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते ना, बाहर इंडस्ट्रियल में लाइक बाहर भी हो रहे होते हैं, सिर्फ इंसान या जानदार के अंदर तो नहीं हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी हो रहे होते हैं, तो कैटलिस्ट तो उसको भी हम कहते हैं। लेकिन बायोकैटलिस्ट किसको कहते हैं? बायोकैटलिस्ट उस एंजाइम को कहते हैं उस जो इनसाइड द बॉडी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है, इसमें कैटालाइटिकल मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा होता है, तो उसको हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एंजाइम की जो टर्म है वो कहाँ से आई है? ग्रीक वर्ड है एन और जाइम। एन का मतलब होता है इनसाइड और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। अब ईस्ट भी क्या है? ये जो है समझ लें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है, और एन का है इनसाइड, मतलब ईस्ट के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको जो हेल्प आउट करवा होता है, तो उसको हम इस टर्म जो है वहाँ से आई है। ठीक है, ये टर्म किसने दी थी? फ्रेडरिक विलियम कोहान। ये इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम की जो टर्म है वो किसने दी थी? फ्रेडरिक विलियम विलहेलम कोहान ने दी थी। ठीक है, एंजाइम में भी डिफाइन एज, एंजाइम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। सिंपल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो एक सब्सटेंस जो कि जिसमें एबिलिटी हो, कैपेबल हो कैटलाइज करवाने की, मतलब किसी रिएक्शन को कैटलाइज करवाने की जो कि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा हो। ठीक है, तो उसको हम एंजाइम कहते हैं। just few years ago इसमें okay, just few years ago it was considered that all enzyme were protein। ये important है कि जितने भी एंजाइम होते हैं, few years पहले ये कहा जाता था कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है? वो प्रोटीन्स हैं। ड्यूरिंग द 1980s थॉमस सैक एंड सिडनी एल्टमैन डिस्कवर्ड दैट द certain molecule of ribonucleic acid also function as enzyme। ये इंपॉर्टेंट है कि थॉमस सैच और सिडनी एल्टमैन ने जो था ना, उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड में वो भी एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑल्सो फंक्शन एज एंजाइम। दीज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड राइबोजाइम। तो उन्होंने उसको क्या कहा? राइबोजाइम्स, क्योंकि कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको हम राइबोजाइम्स कहेंगे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं? वो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह काम करें उनको हम राइबोजाइम कहते हैं, और जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, विच कैटलाइज रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये राइबोजाइम्स क्या करवा रहे होते हैं? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना उसको उसके रिएक्शंस में हेल्प आउट करवा रहे होते हैं टू यूज बाय अ सेल, बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, जनरली हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंजाइम्स, और सिर्फ ये हाईलाइट कर रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पास पेपर्स में आ चुके हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये हमें पता है। ये बायोकैटलिस्ट होते हैं प्रोड्यूस इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, सिंथेसिस इन सेल, और सेल प्रोटोप्लाज्म में होते हैं और बन भी कहाँ रहे होते हैं? सेल के अंदर। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये हमें पता है। मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विच हाई मोलिकुलर वेट। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, मतलब ये सेकेंडरी और टर्शियरी जो प्रोटीन होती है उसके फोल्ड अप्स होते हैं। ठीक है, दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के भी से बने हुए होते हैं, अमाइलेज और पेप्सिन, और मे कंटेन अलोंग विद प्रोटीन। ठीक है, आर नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, कुछ ये जो है प्रोटीन पार्ट पर भी कंसिस्ट कर रहे होते हैं, लाइक पेप्सिन और अमाइलेज, जो कि प्योरली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स हैं, जबकि ये जो है नॉन प्रोटीन पार्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट की एग्जांपल क्या है? एसिटाइल कोई हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, मतलब क्या पता चला कि एंजाइम जो है सिर्फ
प्रोटीन पार्ट पर भी एग्जिस्ट करते हैं और प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट पर भी एग्जिस्ट करते हैं। एंजाइम एक्ट विद इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस कॉल्ड एंडो एंजाइम। अगर ये विद इन द सेल एक्ट कर रहे हो, मतलब सेल के अंदर एक्ट कर रहे हो, तो उनको हम एंडोजाइम्स कहेंगे। और अगर जो है ये आउटसाइड द सेल काम कर रहे हो तो उसको हम एक्सोजाइम्स कहेंगे। या दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, मतलब ये अपने काम के लिए जो है स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। मतलब इसी जो स्पेसिफिसिटी है, लाइक इस पीएच पे काम करना है या फिर इस टेम्परेचर पे काम करना है, तो ये उसी पे ही करेंगे, स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में और उसी पर ये फंक्शंस कर रहे थे। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट लगता है ना, ये उससे बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि पेन कहाँ है इसमें, एक मिनट, पेन को हम निकाल लेते हैं पहले, पेंसिल, लाइक दिस। ये हमारे पास अगर हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, मतलब इसको आके लगना है यहाँ पे, तो सबस्ट्रेट देखें कितनी, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से छोटी होगी, मतलब एंजाइम जो है वो बड़ा होना चाहिए सबस्ट्रेट से, इसके बगैर जो है वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पर हम आते हैं। दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, और जो साइट होती है ना, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कहाँ बनाऊँ कि आप लोगों को जो है ना, ये देखें ये एंजाइम है, ठीक है, और ये जहाँ पर इसको लगना है ना, ये सबस्ट्रेट है, इसको जहाँ पर लगना है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, मतलब इसकी साइट स्पेसिफिक होगी, ये कहीं पर भी नहीं लग सकेगी, इसकी जहाँ एक्टिव साइट होगी ये सिर्फ वहीं पर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमने एक्टिव साइट हो गई। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेट बाय सर्टेन आयन, एंजाइम की एक्टिविटी जो है कुछ आयन से एक्सेलरेट, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को अगर हम बढ़ाना है तो हमें कुछ आयन्स या कुछ सॉल्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं जिससे उसकी एक्टिविटी मज़ीद बढ़ जाएगी। अब वो कौन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और क्लोरीन है। ये क्या है, इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी को बढ़ा दे। ठीक है, अगर हमें एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें आयन्स और सोल्ट को जो है हम उसमें ऐड करेंगे तो इससे एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंजाइम कैन बी इनहिबिट मतलब रोक जाना, उसकी एक्टिविटी को रोक देने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो इसकी एक्टिविटी को पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक सब्सटेंस, कंसंट्रेशन, बहुत गंदा हो रहा है, हम दोबारा पेन की तरफ आ जाते हैं, हाईलाइटर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लाइक कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, पीएच एंड टेम्परेचर। सबस्ट्रेट जो है ना, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मतलब मिकदार, सबस्ट्रेट कितनी मिकदार में है, एंजाइम कितनी मिकदार में है, पीएच क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है एनवायरनमेंट का, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ये जो है ना एंजाइम की इनहिबिशन भी करवा सकती हैं। ठीक है, मतलब उसकी एक्टिविटी को रोक भी सकती हैं। लाइक अगर एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और एंजाइम्स कम है तो भी अफेक्ट होगी एक्टिविटी, जल्दी काम नहीं होगा। अगर एंजाइम्स कम है तो हर बार जब दूसरे सब्सट्रेट की बारी आएगी तभी काम होगा। ठीक है, लेकिन एंजाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सबस्ट्रेट कम है, तो मतलब अगर सबस्ट्रेट कम है जिसको आके लगना है एंजाइम पे, वो क्या करेगा, जितनी भी सीट, समझ लें सबस्ट्रेट को और एंजाइम को हम ऐसे समझते हैं, लाइक एंजाइम जो है ना वो एक बस है, ठीक है, और सबस्ट्रेट क्या है, पैसेंजर्स हैं। ठीक है, एंजाइम एक बस है जिसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं और सबस्ट्रेट क्या है, पैसेंजर है। अगर पैसेंजर बहुत ज़्यादा हैं और बस एक है, ठीक है, जिसमें 30 सीट है, ठीक है, 30 सीट्स की बस है, तो और अगर जो सबस्ट्रेट मतलब पैसेंजर्स हैं वो 40 हैं, तो क्या होगा, 30 की 30 बैठ जाएंगे और फिर बस जाएगी और दोबारा आएगी और फिर जो है दूसरे पैसेंजर्स बैठेंगे, तो एक्टिविटी अफेक्ट हुई ना, एंजाइम की होगी। और इसी तरह से लाइक अगर सबस्ट्रेट कम है, मतलब एक बस है और सिर्फ 10 पैसेंजर्स हैं, तो क्या होगा, वो 10 के 10 जो है सीट्स पे फिलअप होंगे और फिर बस चली जाएगी और जल्दी से अपना काम कर लेगी, उनको अपने स्टेशंस पे उतार देगी, तो अफेक्ट हुई ना। मतलब अगर ये चीज़ें जो हैं इसकी एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करती हैं। दे आर सेंसिटिव,
ये क्या है, सेंसिटिव होते हैं। किस चीज़ के सेंसिटिव होते हैं? दे वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। ये अपनी स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं। लाइक अमाइलेज अगर 1.2 पर काम कर रहा है तो वो उसी पे काम करेगा। पेप्सिन अगर 2 पर काम कर रहा है, पीएच 2 पर काम कर रहा है, तो वो उसी पे काम करेगा, उसके बगैर वो काम नहीं करेगा। लाइक पीएच अगर ज़्यादा हो गई तो वो काम नहीं करेगा। दे रिमेन केमिकली अनचेंज। ये क्या होते हैं? केमिकली अनचेंज होते हैं। एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये उसमें यूज नहीं होंगे। एंजाइम जो है, अगर सबस्ट्रेट आया और उसको आप इसको ब्रेक डाउन करवाना है सबस्ट्रेट को, तो ये ऐसा नहीं है कि एंजाइम का कुछ पार्ट भी उसके साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एंजाइम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो है वो सेम रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब है हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की तरफ आते हैं। एज वी डिस्कस द एंजाइम आर 3 डायमेंशनल। हमें पता है एंजाइम ग्लोबुलर होता है और 3 डायमेंशनल प्रोटीन होता है। एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। और जो है हर एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है स्पेशल सबस्ट्रेट के साथ, मतलब उसका हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट जो है ना स्पेसिफिक होगा। क्यों स्पेसिफिक होगा, मैं आपको समझाती हूँ। देखें, लाइक ये एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट साइड है, ठीक है। तो इसकी सबस्ट्रेट साइड अगर रेक्टेंगल की तरह है तो ये इसी पे काम करेगी। अगर कोई सबस्ट्रेट सर्कुलर आ गया तो वो इस पे फिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या हुआ, ये स्पेसिफिक हुआ सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अब जो है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ईच एंजाइम हैज स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट इन अ सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट मैंने आपको बताई थी, वो साइट होती है, वो जगह होती है जहाँ सबस्ट्रेट को आके फिट होना होता है। विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। और जो है कि क्या होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल उसकी शेप की जैसी होनी चाहिए। द चार्ज, मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रही, ओके, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए और स्पेसिफिक साइट पे फिट होनी चाहिए। The charge in the shape of the active site is formed by some amino acid present in the polypeptide chain. चार्ज और जो ये शेप है ना एक्टिव साइट की, ये अमाइनो एसिड की, देखें, द चार्ज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, जो चार्ज है, ये जो शेप है एक्टिव साइट की, लाइक इसकी अगर इस तरह से है, इस तरह की एक्टिव साइट है उसकी, ठीक है। तो इस फॉर्म वो किससे बनती है, सम अमाइनो एसिड से बनती है, प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। उसकी शेप और जो है ना एक्टिव साइट की जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, वो जिससे बनती है वो कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं एक्टिव साइट के लिए। द अमाइनो एसिड विच फॉर्म एक्टिव साइट कम क्लोज टू अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे टू कॉइल एंड फोल्ड विद इन अ ग्लोबुलर सिमेट्री। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम हैज 2 रीजन। अब एक्टिव साइट जो है ना उसके 2 रीजन होते हैं, एक तो बाइंडिंग साइट होती है और एक होती है कैटालाइटिकल साइट। बाइंडिंग साइट मतलब क्या होती है, बाइंडिंग साइट इज द रीजन ऑफ एक्टिव साइट हुज अमाइनो एसिड मेक टेम्परेरी बॉन्ड। अच्छा, हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास, सेकेंड, जो हमारे पास बाइंडिंग साइड होती है ना, उसकी वो साइड होती है जहाँ पे बॉन्ड जो है वो टेम्परेरी बनती है, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बॉन्डिंग होती है वो टेम्परेरी बन रही होती है, ठीक है। On the other hand, some amino acids are responsible for catalytic activity, therefore it's called catalytical site. जबकि इसी एक्टिव साइट पर क्या होता है, इसी एक्टिव साइट पे, इसी लाइक ये एक्टिव साइट है, ठीक है। इस पे जो है अब ये सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई, लेकिन ये क्या होगी, टेम्परेरी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये कौन सी क्या है, बाइंडिंग साइट है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है वो क्या होगी, वो ऐसे अमाइनो एसिड्स, कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होंगी जो कि कैटालाइटिकल एक्टिविटी करवाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, कैटालाइटिकल साइट। स्ट्रक्चरल पार्ट, beside active site some enzymes are completely made of protein। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं। स्ट्रक्चर की बात करें हम, some enzymes are
हाईलाइट करते हैं। सम एंजाइम्स आर कम्प्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन, कुछ एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, वाइल कुछ एंजाइम जो है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से ही बने होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों से बने होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़ाए थे, जिसमें लाइक प्रोटीन, उनका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मतलब दो मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहे होते थे। ग्लूकोज से भी और प्रोटीन दोनों जब मिल जाते हैं तो हम उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट जो है एलिमेंट आपस में मिल के एक नया स्ट्रक्चर, नया जो है चीज बना रहा है। इसी तरह से देखिए, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन ये अलग अलग चीजें हैं, दो पार्ट हैं, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो वो एंजाइम क्या हुआ, कॉन्जुगेट हो गया, मतलब मिल गया दो अलग अलग पार्ट से, उसके हम उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स कहते हैं। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड कोफैक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में अगर नॉन प्रोटीन पार्ट है तो उसको हम क्या कहें, तो उसको हम कहेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालाइटिकल एक्टिविटी। ये इसका काम क्या होता है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट का, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, इसका काम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पर जोड़े, ठीक है, और परफॉर्म करवाए एक्टिविटी को, ठीक है, कैटालाइटिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करवाए। द कोफैक्टर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब कोफैक्टर के अंदर अब ब्रांचेस आ गई। कोफैक्टर क्या है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी जो है आपस में बॉन्डिंग बनाए। लेकिन ऑर्गेनिक का प्योरली मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए और उसके डेरिवेटिव्स उसके अंदर आते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में भी मेटालिक आयंस। अब देखें, कोफैक्टर हमें पता है क्या होता है, कोफैक्टर वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का। अब कोफैक्टर के अंदर अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना, तो उसको मेटल्स, लाइक मेटल्स अगर आ गए ना उसके अंदर, लाइक क्लोरीन, मैग्नीशियम, हमने पीछे पढ़ा था जो एक्टिवेटर्स होते हैं, वो मेटल्स अगर आ गए उसके साथ, तो हम उसको कहेंगे कोफैक्टर के साथ हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहेंगे, ठीक है। दीज आर डिटेचेबल कोफैक्टर। डिटेचेबल मतलब, डिटेच मतलब निकल सकते हैं उसमें से, मतलब अलहदा हो सकते हैं। बिकॉज दे गेट अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, क्योंकि ये कब अटैच होते हैं, जब सबस्ट्रेट जो है बाइंड होती है। अदर कोफैक्टर आर ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक वाले कौन से हैं, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अब ऑर्गेनिक फर्दर डिवाइड हुआ है दो ग्रुप्स में, ठीक है। उसमें क्या है, एक होता है कोएंजाइम और एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक को हम दो ग्रुप्स में दो में डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लाइक, और पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक जो है, अगर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर जो है हमारे पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर का क्या मतलब हो गया, हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। अब उस कोफैक्टर के अंदर अगर कोएंजाइम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, कोएंजाइम का मतलब है ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। कोएंजाइम आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स। कोएंजाइम को कहाँ से, कोएंजाइम कौन से होते हैं हमें कैसे पता चलेगा, लाइक विटामिन्स, फ्लाविन, निकोटिन, एनएडी, एफएडी, ये सब जो है ना, ये कोएंजाइम्स हैं, ठीक है। और जो है दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड डिटेचेबल, ठीक है, ये भी डिटेचेबल होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं बिल्कुल इन ऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर था उसकी दूसरी टाइप कौन सी थी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इट इज बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड परमानेंट पार्ट। मतलब क्या पता चला हमें कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कोवेलेंटली बाइंड होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के साथ, और परमानेंट होता है। हमने क्या पढ़ा था अब तक कि बाइंडिंग साइट वो होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वो टेम्परेरी बॉन्डिंग बनाती है। लेकिन अगर उस एंजाइम के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो वो कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, परमानेंट बॉन्डिंग बनाएगा, ओ सॉरी, परमानेंट पार्ट होगा एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप। डू नॉट डिटेच, सॉरी ओके। तो लाइक अगर हमने देखा कि जो दूसरे थे,
लाइक इनऑर्गेनिक थे, ठीक है, और को एंजाइम ऑर्गेनिक था, लेकिन फिर भी इनका बिहेव कैसा था कि वो जो है ब्रेक अपनी बॉन्डिंग ब्रेक कर देते थे सबस्ट्रेट के साथ। लेकिन अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ने बॉन्डिंग बनाई तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा और वो परमानेंट होगी, परमानेंट पार्ट होगा एंजाइम का, ठीक है, ठीक है, मतलब डिटेच नहीं होगा, टूटेगा नहीं, उससे अलग अलहदा नहीं होगा। जबकि को एंजाइम जो है एंजाइम से अलहदा हो सकते हैं, को फैक्टर्स जो हैं वो अलहदा हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरोफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो है वो इसकी एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, अब लाइक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोफैक्टर नहीं है। कोफैक्टर का मतलब क्या था? कोफैक्टर का मतलब था नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट कॉन्जुगेटेड है लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, मतलब कोफैक्टर नहीं, तो उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, ये भी आता है। इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, इट एक्टिवेशन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। आप देखें, जो हमारे पास अगर दोनों हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में अगर दोनों हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर मतलब जो है एंजाइमेटिक पार्ट और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन अगर दोनों पार्ट्स हैं तो उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम, और अगर सिर्फ प्रोटीन पार्ट है तो हम इसको कहेंगे एपो एंजाइम। आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। पेप्सिन इज एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो कहाँ से निकल रहा होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक से। इनएक्टिव फॉर्म में निकल रहा होता है पेप्सिनोजिन, ठीक है। फिर पेप्सिनोजिन इज due to presence of polypeptide chain at the active site to block. When pepsinogen act with the HCl, the additional polypeptide remove and they become active. अच्छा, पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है, लेकिन ये पेप्सिनोजिन की शक्ल में, ठीक है, और ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। लेकिन जब HCl आता है तो HCl क्या करता है? उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, और तो वो जो है एक्टिव हो जाता है, और उस एक्टिव को हम कहते हैं पेप्सिन। तो हमें इस बात से क्या पता चला कि इनएक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिनोजिन है और एक्टिव फॉर्म जो है वो पेप्सिन है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एज वी डिस्कस दैट द ऑल मेटाबॉलिक, अच्छा मैं आप लोगों को एक बार जो है इसकी चार्टिंग में समझा देती हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे MCQs आते हैं, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक इस तरह से चार्ट्स में कुछ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है? एंजाइम कॉन्जुगेटेड होता है। कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, ये हमें पढ़ लिया, ठीक है। प्रोटीन पार्ट होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर कहते हैं, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, और जो है अब इस कोफैक्टर के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है, क्या हो रहा है ये, ओ माय गॉड, तो ये बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है। ओके, नॉन प्रोटीन पार्ट था जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब इस कोफैक्टर के अंदर दो टाइप्स आती हैं। एक जो है हमारे पास आती है कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो है ना, ऑर्गेनिक पार्ट जो है, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ऑर्गेनिक पार्ट अगर की बात की जाए, ठीक है, सॉरी, इनऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक होता है, एक मिनट, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो हमारे पास कौन सा था, ऑर्गेनिक वाला जो था ना, ऑर्गेनिक के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक होता है को एंजाइम, को एंजाइम, और दूसरा था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है।
प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम था। अब ये हमें समझ में आ गया, हम इतनी चार्टिंग हमें समझ में आ गई। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर अब जो है फर्दर दो में डिवाइड हुआ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को जो है ऑर्गेनिक जो है वो फर्दर दो में डिवाइड हुआ, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में, ठीक है। और हमें अब और क्या पता करना है, और जो है चार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल अगर कोफैक्टर मतलब प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ ना हो तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, और अगर प्रोटीन पार्ट हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो तो उसको हम कहते हैं होलो एंजाइम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। वी हैव, इसमें हमें सिर्फ आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही शायद पढ़ना था, देख लेते हैं। इंड्यूस विद मॉडल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग आज हम नहीं पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग और ये जो क्लासिफिकेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा, ओके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, इसमें इतना कुछ बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें ज़्यादा कंटेंट था। एज वी डिस्कस द ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैटेलाइज बाय एंजाइम, जिससे हमें पता है कि जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम कैटेलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, क्या है इसको, ओके। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आर द सब्सट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, हमें पता है कि सब्सट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट के एंड फॉर्म एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखें, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम जो है ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, ये एंजाइम आ गया हमारे पास और ये सब्सट्रेट आ गया। एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड हुआ तो इसको हम कहते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ने जो है अपना काम अलग कर दिया, इसको जो भी करना था, ब्रेक डाउन करना था या जोड़ना था, जो भी कर लिया। अब हम इसको कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब इसने प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्शन करके अपना प्रोडक्ट बना दिया, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब क्या होगा, अब एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये इस ऑर्डर में काम करता है। अब इस पे जो है लॉक एंड की मॉडल हुआ है। लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, फिशर ने दिया था, एमिल फिशर ने 1898 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है कि लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था। इस मॉडल का मकसद क्या था, अ पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एक एंजाइम जो है ना, एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा, एक खास किस्म का एंजाइम होगा जो कोई खास किस्म के सबस्ट्रेट के लिए होगा। लाइक लॉक एंड की, जिस तरह से हम देखें कि एक लॉक होती है, ठीक है, एक जो है हमारे पास लॉक होता है, तो उसमें सारी कीज फिट नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ वो कीज फिट होती हैं जो है ना लॉक के साथ फिट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एंजाइम में भी ये है कि देखें, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है और इसका एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। इसकी शेप अगर चेंज होगी तो ये इसमें फिट नहीं आएंगे। इस मॉडल का मकसद यही था कि लॉक एंड की मॉडल, मतलब एंजाइम जो है वो लॉक है और सब्सट्रेट जो है वो की है। अगर की फिट नहीं आएगी तो रिएक्शन नहीं होगा, कोई एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये पूरी बात यही लिखी है। दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब शेप क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज डिस्टिंक्ट शेप, रिजिड शेप होगी। एक्टिव साइट की जो है ना एक रिजिड शेप होगी, ऐसा नहीं है कि वो फ्लेक्सिबल हो और जो सब्सट्रैक्ट आके बैठे और शेप चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है, उसकी शेप रिजिड होगी। लॉक एंड की मॉडल ने ये कहा है कि उसकी शेप रिजिड होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स सब्सट्रैक्ट लाइक लॉक एंड की, ठीक है। और जो मतलब समझ लें कि बिल्कुल जो है फिट आने चाहिए, यही बात है। सिमिलर फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री टू फिट, similarly enzyme allow a few complementary molecules to fit in and react with reject and even fairly similar molecules. These enzymes work in absolute specificity. ओके, ये पूरी बात में यही लिखा हुआ है कि एंजाइम की जो साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट है, उस पर सब्सट्रेट सिर्फ वही जो बैठ सकता है जो उस पर क्या हो, बिल्कुल उसके सिमिलर शेप का हो, ठीक है। तो ये एंजाइम और सब्सट्रेट आ गए, ठीक है। एंजाइम और सब्सट्रेट आए तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो गया और ये एंजाइम बच गया। एंजाइम जो है रिमेन अनचेंज रहा, मतलब जो स्टार्टिंग में था वही आफ्टर जो है रिएक्शन रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये जो है हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल मतलब फिट होने के बाद अब देखें, ये किसने दिया था, कॉशलैंड ने दिया था 1959 में, ठीक है।
नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल इसने क्यों रखा था, ही स्टेटेड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विथ एंजाइम, जब सबस्ट्रेट जो है ना एंजाइम के साथ कंबाइन होती है, इट इंड्यूस चेंज, वो क्या करती है, चेंजेस करवा रही होती है एंजाइम स्ट्रक्चर में। दीज चेंजेस इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म द कैटालिटिकल एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली, और इस चेंजेस की वजह से एंजाइम जो है अपना काम और अच्छे से करता है। इट मीन अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल। अब देखें इसका, हम देख लेते हैं ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है पेज आई, हाँ ठीक है। द एक्टिव साइट, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, देखिए इसने कहा कि इसकी जो एक्टिव साइट होगी ना वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसने क्या कहा था, उसने कहा था रिजिड होनी चाहिए। लॉक एंड की ने कहा था रिजिड होगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल ने कहा है कि इसकी साइट फ्लेक्सिबल होगी, मतलब जब सबस्ट्रेट बैठेगा तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी। देखिए इसने शेप चेंज कर दी है अपनी, थोड़ी सी लंबी कर दी है, ठीक है। अब इसकी वजह से इस इंड्यूस फिट मॉडल कह रहा है ये जो शेप चेंज हुई है ना, इन सबस्ट्रेट के फिट होने के बाद जो ये शेप चेंज हुई ना, इसने क्या कर दिया, इसकी वजह से इसका रिएक्शन और अच्छे से होगा और ये अपना काम और एफिशिएंटली करेगा। इस इंड्यूस फिट मॉडल का ने ये स्टेटमेंट दी है। द चेंज इन एक्टिव साइट अकर ड्यूरिंग कैटालिटिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल द कन्वर्जन ऑफ सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और फिर जो ये सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए एंजाइम रह गया। ये फ्लो एक जैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। बस लॉक एंड की और इंड्यूस फिट में क्या मकसद था, वो कह रहा था रिड्यूस होगा, जो सब्सट्रेट जैसी शेप का होगा वैसा ही एंजाइम की शेप होनी चाहिए और उसमें फिट होगा और फिर रिएक्शन होगा। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं, पहले सब्सट्रेट को बैठ जाएगा, फिर जो है उसकी शेप चेंज होगी और फिर जो है वो रिएक्शन और अच्छे से करेगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में क्या है, the question arise here, how enzymes are able to accomplish such effective catalysis and why thermodynamic favorable reaction do not proceed on their own and relatively rapid rate in the absence of enzyme। आसान आ रही है तो उसके लिए हम जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना वीडियो का, उसमें हम जो है सारे फैक्टर अफेक्टिंग और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का कोड क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस वीडियो का जो कोड है वो हमारे पास है 11, ठीक है। इस वीडियो का कोड जो है हमारे पास क्या है, 11 जो है वो कोड है, ठीक है। ये कोड आप लोगों को आना चाहिए, इस कोड के बगैर जो आप लोगों का कोई सबमिट नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो का भी कोड मैं आपको शेयर करूँगी, उन दोनों कोड को आप लोगों को जो है अपने क्विज में डालना होगा और फिर सबमिट होगा। इस वीडियो का कोड क्या है 11 और नेक्स्ट का होगा 1, नेक्स्ट का मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। फिर उसके साथ जो है आप लोगों का क्विज अटेम्प्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।